वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग 35 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे। लेक्चर नंबर 36 है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अगर जो फाइल के एट्रीब्यूट्स हैं उनको गेट करना हो तो उनके लिए जो एपीआईज अवेलेबल हैं, तो इस लेक्चर में और इससे ऑनवर्ड वही है। तो इसमें लिखा हुआ है सर्टन अदर एपीआईज आर आल्सो यूज्ड फॉर गेटिंग द फाइल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें जो पहला मतलब कि एपीआई अवेलेबल है उसमें जो है गेट फाइल टाइम, यानी फाइल का जो भी टाइम है उसको अगर गेट करना है। तो अब ये जो टाइम है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी देखते हैं अभी। तो गेट फाइल टाइम एपीआई है जो फर्स्ट फर्स्ट वन है। तो इसमें ये जो एपीआई गेट फाइल टाइम, ये जो पैरामीटर्स ले रही है उनको देखते हैं। एक तो फाइल का हैंडल है, यानी जिस फाइल का जो टाइम है वो गेट करना है। अब टाइम जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो एलपी क्रिएशन टाइम, ठीक है। सबसे पहले वो बता रहा है कि ये फाइल कब क्रिएट हुई थी, ठीक है। ये एपीआई तीन तरह के टाइम जो है वो रिटर्न करेगी। तो एक तो क्रिएशन टाइम, ये क्रिएट कब हुई थी। उसके बाद है एलपी फाइल टाइम लास्ट एक्सेस टाइम, यानी लास्ट टाइम ये कब एक्सेस हुई थी या रीड हुई थी। उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है लास्ट राइट टाइम, यानी आखिरी दफ़ा इसमें राइट कब किया गया था। तो अगर इस एपीआई को यूज़ करेंगे तो ये तीन तरह के जो टाइम है ये रिटर्न करेगी, ठीक है। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें वो ये आता है कि जो गेट फाइल टाइम जो एपीआई है उसके पैरामीटर्स लिखे हैं। तो वेरी इजी है। तो तीन तरह के टाइम है ये पता होने चाहिए, यानी क्रिएशन टाइम है, लास्ट एक्सेस टाइम है और लास्ट जो राइट टाइम है, और प्लस किस फाइल के जो ये वाले टाइम से गेट करने हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सी एपीआई है। तो फाइल का हैंडल भी है साथ, यानी कि इस फाइल के ये टाइम्स गेट करने हैं। तो ये उन्होंने आगे बताया हुआ भी है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद अगली जो एपीआई है फाइल टाइम टू सिस्टम टाइम, यानी जो फाइल का जो भी टाइम फॉर्मेट होगा, ठीक है, यानी वो कब क्रिएट हुई थी एक्सेस हुई थी उसका एक फॉर्मेट होगा। यानी सबसे पहले टाइम लिखा होगा, फिर डेट, फिर ईयर। उस उस सिस्टम को अगर फाइल टाइम सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी हो सकता है सिस्टम जो है वो कोई और फॉर्मेट यूज़ कर रहा हो, वहाँ पे सबसे पहले मंथ शो हो रहा हो, ठीक है, मंथ शो हो रहा हो, फिर डेट शो हो रही हो या ईयर शो हो रहा हो, उसके बाद टाइम शो हो रहा हो। तो इस तरह के अगर फॉर्मेट होंगे तो उनको इंटरचेंज करने के लिए यूज़ होगा फाइल टाइम टू सिस्टम फाइल सिस्टम टाइम, यानी फाइल टाइम को सिस्टम टाइम में अगर चेंज करना है तो उसके लिए जो एपीआई यूज़ होगी वो ये वाली है, ठीक है। इस तरह इसी तरह का इसका इन्वर्स है सिस्टम टाइम टू फाइल टाइम, यानी जो सिस्टम का जो भी टाइम होगा उसका जो भी फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसको उसमें अगर फाइल टाइम को चेंज करना है तो उसके लिए जो एपीआई है वो ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेयर फाइल टाइम्स, यानी अगर दो फाइल्स हैं तो उनके टाइम्स को अगर कंपेयर करें तो उसके लिए जो एपीआई तो है, इन्होंने उसकी जो इतनी डिटेल है वो नहीं दी हुई इधर, लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर इसमें ये लिखा है इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है ना, यानी कि अगर जो पहली फाइल है उसका जो टाइम है वो दूसरी वाली से कम है, टाइम कम होगा तो -1 ये जो एपीआई है वो रिटर्न करेगी। अगर दोनों फाइल्स का जो टाइम है वो सेम है तो ज़ीरो रिटर्न होगा। अगर पहली वाली फाइल जो है उसका टाइम ग्रेटर होगा दूसरी वाली से, जो +1 है, +1 वो रिटर्न होगा। उसके बाद अगली जो एपीआई है वो सेट फाइल टाइम है, ठीक है। तो सेट फाइल टाइम यानी जो भी अगर सेट करना है अपने मर्जी से तो वो टाइम भी सेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एपीआई है फाइल टाइम टू लोकल टाइम, ठीक है। सेट फाइल टाइम की जो एपीआई है, ठीक है, उसके जो यानी उसके लिए जो एपीआईज यूज़ हो रही है यानी फाइल के टाइम को सेट करने के लिए, उसमें सबसे पहले जो है फाइल टाइम टू लोकल टाइम, ठीक है। फाइल का जो भी टाइम है उसको लोकल टाइम मतलब उस एरिया का जो टाइम होगा उसमें अगर चेंज करना है तो उसके लिए ये वाली एपीआई यूज़ होगी। उसके बाद लोकल फाइल टाइम टू फाइल टाइम, यानी जो भी लोकल टाइम है, ठीक है, उसको अगर फाइल टाइम में चेंज करा है तो उसके लिए जो है वो ये वाली एपीआई यूज़ होगी, ठीक है। यूटीसी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम इज अ टाइम फॉर्मेट, यानी उनको अगर चेंज करें तो उनके लिए एपीआई यूज़ होगी। उसके बाद गेट फाइल टाइप, यानी फाइल की टाइप अगर गेट करनी है, पता करना चाहिए फाइल की टाइप क्या है, ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती है। एक तो वो डिस्क में पड़ी हुई कोई फाइल हो सकती है, ठीक है, डिस्क फाइल होगी या पाइप होगा, तो पाइप्स का भी कंसेप्ट आगे आएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एपीआई है गेट फाइल एट्रीब्यूट, यानी फाइल के एट्रीब्यूट्स को गेट करें उसके लिए एपीआई ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। इसमें जो पैरामीटर ले रही है एलपी फाइल नेम, यानी कि इस फाइल के जो एट्रीब्यूट्स को गेट करना, तो ये एक ही जो है वो पैरामीटर ले रही है। तो ये एमसीक्यू आता है कि जो गेट फाइल एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसको कितने पैरामीटर्स लेती है, ठीक है। उसमें
जो एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है, यानी जो ये गेट फाइल एट्रीब्यूट एपीआई जो रिटर्न करेगी, उसमें एक तो फाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टरी होगा या फाइल रीड ओनली होगा, इस तरह के इसमें ये जो इनको फ्लैग्स कहते हैं, ठीक है, ये फ्लैग्स जो है वो रिटर्न करेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन द केस ऑफ फेलियर द रिटर्न वैल्यू इज इनवैलिड फाइल एट्रीब्यूट, उसकी जो वैल्यू होगी ये जीरो क्रॉस आगे 8 एफ होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें वो कह रहा है कि अगर फाइल्स को टेम्परेरी नाम देना है, ठीक है, क्रिएटिंग टेम्परेरी फाइल फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, तो उसके लिए जो एपीआई यूज़ होगी वो गेट टेम्प फाइल नेम, यानी कोई भी टेम्परेरी नाम देना है फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, उसके जो एपीआई है वो ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। इसमें एक तो जो पहला पैरामीटर है वो एलपी पाथ नेम है, यानी किस जगह पे वो नेम स्टोर होगा उस फाइल का, ठीक है। उसके बाद है एलपी प्रीफिक्स स्ट्रिंग, तो इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द नल टर्मिनेटेड प्रीफिक्स स्ट्रिंग द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इज यूज्ड एज प्रीफिक्स ऑफ द फाइल नेम, यानी जो भी फाइल नेम होगा उसके स्टार्ट में हम लोग 3 यानी प्रीफिक्स जिनको कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, यानी अपनी ईज के लिए, याद रखने के लिए, या ये याद पता करने के लिए कि हमने जो है वो कितनी फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट की हैं, तो उनको यूनिक नेम दे सकते हैं, कोई प्रीफिक्स दे सकते हैं, कोई आइडेंटिफायर दे सकते हैं। तो अगला जो पैरामीटर है वो है यूनिक, ठीक है। यूनिक है, यूनिक नेम अगर क्रिएट करना है, ठीक है, उसके लिए ये यूनिक का पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट्स एन अनसाइंड इंटीजर टू बी यूज्ड इन क्रिएटिंग टेम्परेरी फाइल नेम, ठीक है, तो उसको यूनिक नाम देना है, उसके लिए ये पैरामीटर यूज़ होगा। उसके बाद जो है एलपी टेम्परेरी फाइल नेम, यानी जो भी फाइल नेम क्रिएट होगा वो ये पैरामीटर जो है वो रिसीव करेगा। उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 38 है, तो इसके अंदर जो है वो ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम्स पेपर में नहीं आते तो इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये है कि अच्छा, इसमें प्रोग्राम ये है कि हमने ट्रैवर्स इसमें जो है वो डायरेक्टरी को ट्रैवर्स किया हुआ है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं या उसके कंटेंट्स हैं उनको रीड करने के लिए। तो एप्लीकेशन जो भी ये प्रोग्राम है उसको एल एस डब्ल्यू का नाम दिया है, यूज टू शोइंग फाइल्स एंड लिस्टिंग देयर एट्रीब्यूट्स। इट यूजेस टू ऑप्शंस विद माइनस एल और माइनस आर। तो अब ये माइनस एल और आर का जो है ना पर्पज़ एमसीक्यूज में आ जाता है। अब जो एल है वो कहता है कि लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ फाइल, यानी उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फाइल के एट्रीब्यूट्स के रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर यूज़ हो रहा होगा वो माइनस एल है, और आर जो यूज़ हो रहा होगा वो यूज़ हो रहा होगा ट्रैवर्सिंग के लिए, ठीक है। यानी अगर फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर है, फोल्डर के अंदर इस तरह मल्टीपल फोल्डर्स हैं, तो उनको रिकर्सिवली ट्रैवर्स करना है, ठीक है। उसके लिए जो पैरामीटर यूज़ हो रहा होगा वो माइनस आर यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 39 पे चलते हैं, उस पर सेटिंग फाइल टाइम्स, ठीक है। अगर फाइल टाइम्स सेट करने हैं तो उसके लिए जो एपीआईज है वो कौन कौन सी है, ठीक है। अब ये जो एपीआईज है ये किस हेडर फाइल के अंदर है, वो सिस इन्फो एपीआई डॉट एच के अंदर है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि अगर फाइल के जो टाइप्स हैं उनको सेट करना है उसके लिए जो एपीआईज है वो किस हेडर फाइल के अंदर है, तो वो सिस इन्फो एपीआई डॉट एच के अंदर है। इसमें एक तो ये है गेट सिस्टम टाइम एज फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद जो है गेट सिस्टम टाइम है और सेट फाइल टाइम है, तो ये एपीआईज है इस हेडर फाइल के अंदर। उसके बाद देखते हैं फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है। फाइल के अंदर प्रोसेसिंग अगर करनी है, कोई भी प्रोसेसिंग है, यानी नेम चेंज करना है, एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, एक फाइल का डेटा दूसरी में कॉपी करना है, कट पेस्ट करना है या और कोई ऑपरेशन है, तो उसके लिए जो है दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक ऑप्शन ये है कि जो विंडोज़ की एपीआईज है उनको यूज़ किया जाए, या जो सी के स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं यानी सी लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनको यूज़ किया जाए। तो इसमें पहला पॉइंट वो ये कह रहा है कि अगर सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो उसका जो है वो कोड पोर्टेबल होगा, यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके ऊपर जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो कन्वीनियंट लाइन एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस आर सिंपली स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर अगर सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं या स्ट्रिंग को डील करने के लिए जो है वो फंक्शंस अवेलेबल है, तो वो कन्वीनियंट है अगर सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि हाई लेवल ये जो फंक्शन है ये हाई लेवल एंड इजी टू यूज़ एंड विंडोज़ फंक्शन, ठीक है। तो हायर लैंग्वेज हायर लेवल के जो फंक्शन है ये सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो ज़रा
ईजी है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ की एपीआई, क्योंकि उसमें जो विंडोज़ की एपीआई है उनमें पैरामीटर की जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो सी लैंग्वेज के फंक्शन है उनको यूज़ करना ईजी है। इसी तरह जो सी लैंग्वेज का कोड है उसको जेनेरिक कोड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि वो 62 बिट इन्वायरमेंट में भी रन हो सके और 32 बिट इन्वायरमेंट में भी। उसके बाद फाइल लॉकिंग, यानी फाइल के ऊपर अगर लॉक लगाना है तो उसके लिए जो एपीआईज अवेलेबल है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो लॉग फाइल एक्सटेंडेड यानी एक्स मीन एक्सटेंडेड, तो ये जो एपीआई है इसके अंदर ये जो पैरामीटर ले रही है तो ये पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो फाइल हैंडल यानी कि फाइल के ऊपर लॉक लगाना है। डी डब्ल्यू फ्लैग का मतलब ये है कि फाइल को लॉक किस तरीके से करना है, एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है या शेयर्ड लॉक लगाना है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो प्रोसेस जिस प्रोसेस ने फाइल के ऊपर लॉक लगाया है सिर्फ वही इस फाइल पे राइट कर सकता है और वही इसको रीड कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन लॉक लगाने के लिए होता है कि शेयर्ड मोड में फाइल जो है वो लॉक हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि जिसने लॉक लगाया है वो राइट कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है, लेकिन जो बाकी जो यूजर्स होंगे या प्रोसेसेस होंगे वो सिर्फ उसको रीड कर सकेंगे। तो फ्लैग हमारा जो पैरामीटर है वो ये बता रहा है रिजर्व की वैल्यू जो है वो नल होती है, उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स टू लॉक लो। ठीक है, और जो अगला पैरामीटर है नंबर ऑफ बाइट्स टू लॉक हाई, यानी लो और हाई, ये मीन्स के 32 यानी जो फाइल का साइज है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो सारा का सारा भी लॉक किया जा सकता है और उस कंटेंट का कुछ पोर्शन भी लॉक किया जा सकता है, तो ये पैरामीटर उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो ओवरलैप्ड है, एल पी ओवरलैप्ड। तो ओवरलैप्ड एक स्ट्रक्चर है, तो ये जो पैरामीटर है ये उस स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा इज़ अ पॉइंटर टू ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है कि फाइल के अंदर जितना पोर्शन जो है लॉक करना है उसका ऑफसेट यानी स्टार्ट कहाँ से करना है उसको पॉइंट करेगा ये वाला पॉइंटर। ठीक है, फाइल के अंदर जिस पॉइंट से लॉक लगाना है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये उसका एड्रेस जो है वो उसको होल्ड करेगा ये वाला पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद जब फाइल को यूज़ कर लेना तो उसको उस पर जो लॉक लगाया है उसको रिलीज़ भी करना पड़ता है। उसके बाद उसकी जो एपीआई है वो अनलॉक एक्स एक्सटेंडेड जो एपीआई है वो यूज़ होती है। ठीक है, इस 42 लेक्चर में ये लिखा हुआ है कि अगर जो उस फाइल के ऊपर लॉक लगाया है तो उसको अनलॉक करना लाजमी है, क्योंकि बाकी जो प्रोसेसेस या यूजर्स हैं वो उस फाइल को यूज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर अगर लॉक लगा हो तो।